हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा डिटेल कंटेंट के साथ होने वाली है वीडियो, आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिविजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है। आरबीआई जो है 2024 से 2027 तक सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा कर चुका है। आईएमएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर है और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर ऊषा ठाकुर को दिया गया और नया विदेश सचिव विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं शेफाली वर्मा। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये सुमित नांगल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अरुंधति राय जो कि बुकर पुरस्कार विजेता है, इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार भी दिया जाएगा इस बार। पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और ईआईयू ने 2024 के वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक जारी किए जिसमें वियना सबसे सुरक्षित सबसे बेस्ट शहर बनकर उभरा। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो में जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। आज आपने रिवीजन किया। अब हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए बिल्कुल मुफ्त में तो एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज सब आपको मिलेगी, डेली वीकली मंथली सब। 15-15 दिनों पर जो करंट अफेयर आती थी आप लोग की डिमांड पर, देखिए उसका पहला पार्ट आज 10 बजे लाइव होगा। तो आप जो है जाकर रिमाइंडर सेट कर लीजिए या टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला पार्ट मंथली करंट अफेयर जून का आ जाएगा। 1 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है। 1 जुलाई को दोस्तों वैसे तो कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को ही एसबीआई का स्थापना दिवस होता है, 1 जुलाई को ही चार्टर अकाउंटेंट डे होता है। लेकिन यहाँ दो महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जीएसटी दिवस की और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर लगा दीजिए आंसर। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज डे, जो भारत में दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत जिसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और एक्चुअली में इसी दिन ये 1 जुलाई को 2017 की मध्य रात्रि से लागू हुआ था भारत में, इसलिए 1 जुलाई का दिन चुना गया है जीएसटी दिवस मनाने के लिए। भारत में जो जीएसटी है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष करों को एक करके 17 प्रकार के प्रत्यक्ष करों को एक करके जीएसटी लाया गया, जीएसटी बनाया गया। जीएसटी में 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो लगता है, एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी, यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज की जीएसटी, और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को लाने के लिए सुझाव समिति जो समिति बनाई गई थी उसका नाम है विजय केलकर समिति। बहुत पूछा था एग्जाम में। जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% भी एक टैक्स स्लैब है, इसको मत भूलना। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक हुई थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि रेलवे द्वारा जो सर्विसेज दी जाती हैं उनको 0% टैक्स स्लैब में रखा जाएगा। वैसे जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम बना था, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना था। क्लियर है ना। भारत का जो जीएसटी है वो कनाडा मॉडल पर है और आप कमेंट करके बताओ किस अनुच्छेद में इसको लाया गया। 101वें संविधान के तहत इसको देश भर में लागू किया गया, लेकिन इसको किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है ये बताइएगा जरूर कमेंट करके। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अब एक और दिवस की बात करते हैं जो 1 जुलाई को ही मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। दोस्तों भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनके जो काम है उनको पहचानने के लिए ये दिवस है। ये दिवस 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि होती है, जो एक महान डॉक्टर थे अपने टाइम के। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक रहे। आगे चलकर पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। आजादी से पहले के टाइम ये भारत में एक्टिवली वर्क कर रहे थे डॉक्टर के रूप में। 1961 में इनको भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। तो इस बार की डॉक्टर्स डे की थीम जो है इसको भी ध्यान रखना, थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। अगला
हाल ही में संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों जितने भी जीव जंतु हैं इनकी सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है भारत। भारत ने अभी हाल ही में एक लिस्ट तैयार करी हुई है जिसमें लगभग 1,04,561 स्पेसीज हैं जो कवर किए गए हैं इस लिस्ट में। इतनी प्रजातियां हैं। तो ये लिस्ट व्यापक रूप से तैयार किया है भारत ने और इसको तैयार करने वाला भारत बन गया है पहला देश। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अभी पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन में इस बात की घोषणा की है। भारतीय प्राणी संरक्षण के द्वारा पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसमें इन सब चीजों पर चर्चा हुई। अगला, निम्न में से कौन सा देश 3 जुलाई को नए बैंक नोट जारी करेगा? तो दोस्तों 3 जुलाई से यानी कल से जापान जो है अपने देश में नई करेंसी लॉन्च करने जा रहा है और ये जो नई करेंसीज होंगी ये इम्पोर्टेंट इसलिए होंगी क्योंकि इसमें होलोग्राम बेस्ड दोस्तों 3D का यूज किया गया है। अब ये यूज इसलिए किया गया है जिससे जो दृष्टिबाधित हैं, जो अंधे व्यक्ति हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से टच करके पहचान पाए। साथ ही साथ ये जो 3D होलोग्राम होगा ना, ये दुनिया में एक अद्भुत है। पहली बार होलोग्राफी का यूज इस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर यूज किया जा रहा है। 3D में घूमता हुआ यहाँ पर व्यक्तित्व, ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व होंगे उनके चित्र दिखेगा। मतलब जैसे अपने यहाँ महापुरुषों के चित्र लगाए गए रहते हैं वैसे यहाँ पर वहाँ के महापुरुषों के चित्र लगे रहेंगे और वो 3D में घूमते हुए रहेंगे। काफी अद्भुत बना रहे हैं। मार्च 2025 तक इनका लक्ष्य है कि 7.5 बिलियन नए बैंक नोट ये प्रिंट कर दें। अभी लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान में चल रहे हैं वो बंद कर दिया जाए, मतलब नोटबंदी नहीं होगी। नोट पुराने वाले भी चलते रहेंगे, नए नोट भी जारी किए जा रहे हैं और ये अंधे और दृष्टिहीन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होंगे। आगे अब जापान की बात करते हैं। जापान पिछले दिनों में कब कब चर्चे में रहा था, क्यों चर्चे में रहा था? तो दोस्तों दुनिया का पहला 6G डिवाइस अभी प्रोटोटाइप इसने लॉन्च किया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप इन्होंने जीता। AFC अंडर-23 एशियाई कप की विजेता रही जापान टीम। अमेरिका और जापान और फिलीपींस इनकी पहली त्रिपक्षीय बैठक अभी व्हाइट हाउस में हुई। जापान और अमेरिका आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्री जक्सा के साथ नासा के साथ समझौता हुआ है। इसके तहत जापान के यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा नासा। भारत के पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत इन्होंने कर दी है। अब जापान कहाँ है आइए देखते हैं मैप में। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है ईस्ट साइड में, तो यहाँ आपको एक छोटा सा द्वीप देश दिख जाएगा जापान। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। जापान इधर दिखेगा, इधर नॉर्थ कोरिया, इधर साउथ कोरिया आपको दिखेगा। ठीक है, जापान की राजधानी होती है टोक्यो। अभी टोक्यो का ओलंपिक गेम हुआ था 2020 वाला, ये भी ध्यान रखना है आपको। जापान की करेंसी होती है येन। यहाँ पर नई करेंसी की बात हो रही है तो येन याद रखिएगा, यहाँ की करेंसी होती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CBDT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जी नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे, उनकी जगह पर पदभार ग्रहण करेंगे। ये CBDT ने नियुक्त किया है इनको अपना नया अध्यक्ष। CBDT जो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा पॉलिसी मेकिंग एक बॉडी है। इसमें 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रवि अग्रवाल। 6 सदस्य में बात करें तो प्रज्ञा सहाय सक्सेना, HBS गिल, प्रवीण कुमार, संजय कुमार वर्मा, ये अभी हैं। ठीक है ना। तो 1988 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर रवि अग्रवाल होंगे अब CBDT के नए अध्यक्ष। जून 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। हालांकि सितंबर तक कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है लेकिन फिर एक्सटेंशन भी दिया गया है। CBDT क्या है दोस्तों? ये एक होता है CBDT, एक होता है CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। संजय कुमार अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। तो CBDT जो होता है ये प्रत्यक्ष कर जो होते हैं ना, डायरेक्ट टैक्सेस, इनके लिए एक बोर्ड है। और CBIC जो होते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के लिए है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है ना। तो सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के लिए ये बोर्ड है, दोनों याद रखना। अगला, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं जो अभी हम लोगों ने कल बात की थी। लगभग रोज मैं बात करता हूँ इसलिए आज मैं आगे बढ़ूंगा, नए लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात, सामान्य विज्ञान की रेलवे स्पेशल की जो ई बुक लाई गई है इसको आप ले सकते हो। ये रेलवे स्पेशल ई बुक 1100 प्लस क्वेश्चंस के साथ आती है। अगर आपका साइंस में स्कोर कम आता है, साइंस आपको समझ नहीं आती है या उसमें आप स्कोर बढ़ाना चाहते हो,
तो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए इसको आप ले सकते हो। हालांकि एसएससी वाले के सभी एग्जाम में भी काम आएगा ये। रेलवे में ज्यादा वेटेज हो गया है साइंस का, इसलिए मैं रेलवे का बोलता हूँ। लेकिन एसएससी वाले भी या बाकी वाले भी इसको ले सकते हैं। जिनका भी साइंस कमजोर है वो इस ई बुक को ले सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप करना है आपको। इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, थ्योरी दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, लास्ट में वन लाइनर भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे डायरेक्टली एग्जाम में फंसने के लिए क्वेश्चन। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट कीजिए और इस ई बुक को प्राप्त कीजिए। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी पर किस पुस्तक का विमोचन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी पर लिखी गई 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। पहला है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, दूसरा सेलिब्रेटिंग भारत, तीसरा एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा। तो उपरोक्त तीनों आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों पुस्तकें हैं, इनका विमोचन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब इनको लिखा किसने किसने है? तो पहली जो पुस्तक है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, इसको लिखा है एस नागेश कुमार ने, इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो पुस्तक है सेलिब्रेटिंग भारत, ये एक्चुअली में फोटोज का एक संकलन है। ठीक है ना, मतलब जहां जहां पर जाते हैं, जहां जहां पर स्पीचेस दिए, तो वहां पर फोटोज वगैरह खींची गई, तो उसका एक कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन तैयार किया है आई.वी. सुब्बा राव ने। आई.वी. सुब्बा राव पूर्व इनके सचिव रह चुके हैं। द मिशन एंड मैसेज ऑफ एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। तीसरी जो पुस्तक लिखी गई है यह है एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा, इसको लिखा है संजय किशोर ने। तो एक्चुअली में 2 ही पुस्तक लिखी गई है, बाकी ये तो फोटो का संग्रह है। अगला, यहाँ पर कुछ और पुस्तकें जो पिछले दिनों में आई हैं चर्चे में, जैसे ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल, इसको अल्पना किलावाला ने लिखा। गेटवे टू द सी, रमेश बैस जी ने, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर, इन्होंने विमोचन किया। आई हैव द स्ट्रीट्स, आर अश्विन की पुस्तक है। द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन की है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, गोवा के गवर्नर, इन्होंने विमोचन किया। जस्ट ए मर्सनरी, दुब्बरी सुब्बा राव, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, इन्होंने इसको लिखा। नाइफ, सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, प्रोफेसर अमन मित्तल और सीमा सिंह की पुस्तक है। अगला, किस राज्य सरकार ने बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना शुरू की? तो दोस्तों, गवाह संरक्षण योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अभी हाल ही में विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की है। मतलब गवाहों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, संरक्षण दिया जाए। अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको एक वीडियो दी कल, जिसमें मैंने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इन तीनों कानूनों के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है कि क्या नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बड़ी बड़ी आपराधिक धाराएं जो है, धाराओं की संख्या जो है वो बदल दी गई हैं, और इसके अलावा बहुत सारी नई चीजें ऐड की गई हैं, बहुत सारी पुरानी चीजें हटा दी गई हैं। तो इसको आप जरूर देखिएगा, वीडियो को कल ही अभी अपलोड हुई है, चैनल पर जाकर देखना, और आपको अवेयरनेस एक मतलब होगी कि क्या क्या नए नियम अब आए हैं, किस चीज के लिए क्या प्रावधान लागू होंगे। फिलहाल यहाँ असम सरकार ने क्या किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, बीएनएसएस, ठीक है, 3 नए आए हुए हैं। बीएनएस, आईपीसी की जगह बीएनएस कहा जाएगा, भारतीय नागरिक संहिता, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसए, ये 3 नए लाए गए हैं और पूरा का पूरा परिवर्तन किया जाएगा इसके तहत। बहुत सारी धाराएं हैं इसमें, लेकिन धारा 398 का यहाँ पर अनुपालन करने के लिए बात की गई है असम गवाह संरक्षण योजना के तहत। ठीक है, मतलब सेंटर जो है ये परिवर्तन कर दिया है, अब राज्य धीरे धीरे अपने अपने यहाँ एडॉप्ट करेंगे। जैसे अभी जीएसटी के बारे में हमने चर्चा किया कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि से लागू हुआ। उसके बाद फिर मैंने बताया कि पहला राज्य असम बना, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना था। ठीक है, चलिए, तो असम ने ऐसा किया है। असम से अगर बात करें तो पिछले दिनों में बहुत बार चर्चे में रहा, जैसे इसने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण किया। लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। काजी नेमू यहाँ का राजकीय फल घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया गया। ठीक है जी, असम के बारे में अगर आप देखो, असम मैप में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको ये याद ही नहीं करना है। दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम।
गुलाब चंद कटारिया गवर्नर हैं। 7 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई। ठीक है, मानस टाइगर, ये देखो काजीरंगा जो है ये सैटेलाइट फोन के लिए फेमस है और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, याद रखना। अगला, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास रिम्पैक 24 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों रिम्पैक 2024 ये अमेरिका में किया गया, अमेरिका के पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर ही वो जगह है जहां पर जापान ने अटैक किया था, उसके बाद फिर जापान पर परमाणु हमला किया अमेरिका ने। फिलहाल यहाँ आईएनएस शिवालिक गया है भारत की तरफ से, भारत भी इसमें शामिल है क्योंकि ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, लगभग 29 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अब देखो इस टाइम पर दुनिया में बहुत सारे एक्सरसाइजेज चली हैं अभी हाल फिलहाल में, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अलास्का में हुआ था रेड फ्लैग, रेड फ्लैग हुआ था ना अलास्का में, अमेरिका में। फिर मैंने आपको बताया हॉपेक्स, भारतीय वायुसेना ने किया हॉपेक्स, कहाँ पर? इजिप्ट में। फिर उसके बाद मैंने बात किया जिमेक्स, उससे पहले बात किया था कि जिमेक्स एक्सरसाइज हुआ, ठीक है ना, जून में ही हुआ ये, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज अभी हुई हैं रिसेंटली। फिलहाल रिम्पैक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम्पैक, ठीक है, रिम ऑफ द पैसिफिक। 29 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, इनका आप रिवीजन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले दिनों में ये एक्सरसाइजेज अभी हुए हैं। 4 दशक से अधिक सेवा के बाद सेना प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए जनरल मनोज पांडे जी को कहां पर गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जनरल मनोज पांडे जी 30 जून को भारतीय थल सेना के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए और इनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर। तो गॉर्ड ऑफ ऑनर एक प्रकार का सम्मान होता है, एक ट्रिब्यूट होता है, ठीक है, और ये 40 साल तक सेवा दी है। 1982 में 1982 में ये शामिल हुए थे, 1982 में, और उसके बाद अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो लगभग 4 दशक का इनका कार्यकाल रहा। अब इनकी जगह पर आएंगे नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। देखिए भारतीय नौसेना के भी नए प्रमुख बने हैं, चेंज हो गए हैं मतलब, और भारतीय थल सेना के भी, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष होंगे और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो होंगे ये नौसेना के अध्यक्ष होंगे। जनरल मनोज पांडे जी की बात करें तो ये परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी PVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी AVSM और विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि VSM से सम्मानित किए जा चुके हैं इससे पहले भी। आगे, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो दोस्तों भारत ने T20 इस बार वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 भारतीय दिग्गज सीनियर खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा कर दी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, तीनों के तीनों दिग्गज खिलाड़ी एवेंजर्स की तरह भारतीय टीम के साथ लगे रहे थे, अभी तक भारतीय टीम की जड़ बने थे। इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया और इस बार संन्यास ले लिया, क्योंकि एक बेहतरीन मौका होता है किसी खिलाड़ी के लिए कि अपने पीक पर जा करके वो रिटायरमेंट ले। तो यहाँ T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता दूसरी बार, इस पर मैंने आपको कल बात किया था, डिटेल में बताया था सब। इसके बाद इन 3 खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा कर दी T20 इंटरनेशनल से। ध्यान रखिएगा, अभी ODI वगैरह खेलेंगे, T20 इंटरनेशनल संन्यास लिए हैं। विराट कोहली की बात करें अगर तो इन्होंने 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और 4188 रन भी बनाए हैं। इसमें इनका औसत है 48.69 का, 38 अर्धशतक शामिल है। रोहित शर्मा की बात करें तो इन्होंने 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं और जो कि हाईएस्ट है, मतलब किसी भी खिलाड़ी के द्वारा हाईएस्ट रन है T20 वर्ल्ड में, T20 इंटरनेशनल में। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा शतक लगाने का भी रिकॉर्ड है, 5 शतक तो लगा चुके हैं भाई साहब T20 इंटरनेशनल में, ठीक है ना, 5 शतक। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो रोहित शर्मा है इनके नाम सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड है, अभी रिसेंटली इन्होंने 200 छक्के इंटरनेशनल T20 में पूरे भी किए थे। रविंद्र जडेजा की बात करें तो भारत के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिकेटर रहे, 74 T20 इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेले हैं, इसमें 515 रन बनाए हैं और 54 विकेट्स लिए हैं। रविंद्र जडेजा अगर बैटिंग में नहीं चल पाते थे, मतलब अगर बैटिंग मिल गई तो ठीक है, नहीं चल पाते थे तो बॉलिंग में कमाल करते थे। बॉलिंग में अगर वो बैटिंग में दोनों में कमाल नहीं कर पाए तो फील्डिंग में तो जरूर ही कमाल करते थे। एक बहुत ही मजबूत इनसे एक बैलेंस बना रहता था भारतीय टीम में, लेकिन अब शायद T20 इंटरनेशनल में वो नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाल फिलहाल में लिए गए कुछ और संन्यास के नाम हैं, जिस खिलाड़ियों के या फिर कहें पद से, उनको देखते हैं। जैसे ट्रेंट बोल्ट ने संन्यास लिया, न्यूजीलैंड के हैं।
सुनील छेत्री दिग्गज फुटबॉलर भारत के, एक और ये झटका भारत के लिए, इनका भी एक एरा खत्म हुआ, समाप्त हुआ समझ लीजिए। साई प्रणीत बैडमिंटन से, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट टीम से, इमाद वसीम ये पाकिस्तान की खिलाड़ी इन्होंने लिया, मैगलेन ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी इन्होंने लिया। अगला, एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक, इसके नए चेयरमैन अब बनेंगे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, CS शेट्टी, ठीक है ना, CS शेट्टी, श्रीनिवासुलु शेट्टी या चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, किसी भी प्रकार से नाम लिखा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा टफ नाम है। पिछला वाला इजी नाम था दिनेश खारा, दिनेश खारा की जगह पर अब ये होंगे, ठीक है ना, CS शेट्टी नए ये भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष होंगे। और क्योंकि अभी दिनेश कुमार खारा का जो कार्यकाल है वो मैक्सिमम एज लिमिट होकर के पूरा हो रहा है, 63 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट होती है एसबीआई के चेयरमैन के रूप में। इनका 63 वर्ष अभी पूरा हो जाएगा उम्र इनका, और अगस्त में, और उसके बाद ये अपना पद छोड़ेंगे, तो इनकी जगह पर आएंगे CS शेट्टी। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है नियुक्ति के लिए, और ये मंजूरी मिल चुकी है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1 जुलाई को ही एसबीआई स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सामान्य विज्ञान की रेलवे स्पेशल ई बुक लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, यहीं पर आपको QR कोड भेजा जाएगा, और मात्र 75 रेट्स पे करके आप ये ई बुक अपना बना सकते हो। चलिए अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था आपसे कि पर्यटन विभाग ने मंदिरों के संग्रहालय की भूमि 1 रुपए की राशि पर कितने वर्षों के लिए प्रदान किया है, तो आप बताओगे 90 साल के लिए अयोध्या पर्यटन विभाग ने, या उत्तर प्रदेश पर्यटन कह सकते हैं अयोध्या में। हरियाणा हैरिकेन के रूप में कपिल देव को जाना जाता है, इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है भारत को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने वर्षों में एक बार 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। प्रसिद्ध पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली लेखिका कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, किसे मिला था? कमेंट करके बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो साथियों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, PDF आपको हमारे एप्लीकेशन MGT ऐप पर भी मिल जाएगा, वहीं पर आपको क्विज भी इसकी मिल जाएगी। आप सबका फायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री में है सब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।